हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। कल हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर स्टार्ट किया था। उस पे हमने इस चैप्टर की समरी देख ली थी। फिर उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। उस पे हमने रेस्पिरेटरी पार्ट, एक्सचेंज पार्ट क्या होता है, और हमने उसके बाद ये भी देख लिया था कि लंग्स की पोजीशन क्या है। ओके, चलो आज हम टाइम वेस्ट किए मगर आगे चलते हैं। चलो आज हम आगे जाते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, मतलब रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। हम जो ब्रीदिंग करते उसका पल्मोनरी वेंटिलेशन मीन्स क्या होता है। वेंटिलेशन मीन्स एयर को कूल डाउन करना, मतलब हम जो एयर इनटेक करते बॉडी के अंदर उस एयर को बॉडी के साथ एडजस्ट करना। ओके, फिर दूसरा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अब हम कल की वीडियो में देखें डिफ्यूजन कहाँ पे होता है। रेस्पिरेटरी पार्ट, एक्शन कंडक्टिंग पार्ट नहीं, रेस्पिरेटरी पार्ट, मतलब उस एक्सचेंज पार्ट में कौन आता है, एल्वियोला एंड देयर डक्ट्स। ओके, वहां पे एयर का डिफ्यूजन होता है, मतलब O2 CO2 का अपटेक इनटेक होता है। अब थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। हम जो गैसेस अब हमने जो डिफ्यूजन से जो गैसेस ली, अब उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड का इस्तेमाल करते। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। फिर उसके बाद हमने ब्लड के पास वो गैसेस दी, अब टिश्यू के पास वो जब ब्लड जाएगा वहां पे भी डिफ्यूजन के थ्रू उस गैसेस का एक्सचेंज होगा। अब नाउ लास्ट पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 by the cells for catabolic reactions and resultant release of CO2। इसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो CO2 का जो रिलीज है और फिर O2 का जो यूटिलाइज हो रहा है, ये सब कहाँ पे होता है, जब टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं वहां पे होता है। इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इसमें 2 स्टेजेस है, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स क्या, इंस्पायरेशन मीन्स एयर को अंदर लेना, और एक्सपायरेशन मीन्स जो एल्वियोलर CO2 रिच एयर है उसको बाहर छोड़ना। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। अब देखो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ एयर जो होता है वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट की हेल्प से होता है। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट मतलब अब डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब गैसेस कहां से कहां फ्लो करेंगे, हाई एटमॉस्फेयर टू लो एटमॉस्फेयर। इसे हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। इंस्पायरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेशर है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर में कम, इसलिए अब गैसेस कहां से कहां फ्लो करेंगे, एटमॉस्फेयर टू लंग्स, मतलब इंस्पायरेशन हो रहा है यहाँ पे, सिंपल। ओके, दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर है, इसलिए हम इसको नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। ओके, अब देखेंगे हम वो जो प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो किसके वजह से होता है, जो डायफ्रागम एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो प्रेजेंट होते उससे प्रेशर ग्रेडियंट होता है। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट, एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर में ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि हमें CO2 रिच एयर बाहर निकालने की है, और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम होगा। द डायफ्रागम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। मतलब डायफ्रागम, उसके बाद इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल कोस्टल मसल, ये सब जो होता है ये सब प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म करते हैं। इसकी वजह से ही इंस्पायरेशन रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है। अब देखेंगे हम इंस्पायरेशन एक्चुअली होता क्या है, मतलब डिक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इसका मतलब क्या होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर का कम हो रहा है। इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिए इस पॉइंट पे।
initiated by contraction of diaphragm increases the volume of thoracic chamber in anterior posterior axis. thoracic chamber का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, ये देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम. Contraction of external intercostal muscle lift up the ribs and sternum causing increases in the volume of thoracic chamber in dorsoventral axis. मतलब जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या होगा, रिब्स एंड स्टर्नम क्या करेंगे, लिफ्ट अप करेंगे, मतलब आगे की साइड हो जाएंगे और इंक्रीज करेगा वॉल्यूम. ना ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम. अब देखो पहले एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया क्योंकि डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्शन हो गया. अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भी लिफ्ट अप हो गए, इसलिए अब टोटल क्या हुआ, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक. थोरैसिक वॉल्यूम का इंक्रीज हो गया. ओके. Now fifth point, an increasing pulmonary volume decreases in the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. मतलब यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और क्या होगा फिर, मतलब प्रेशर कम होगा वहां पे और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा, इसलिए भी इंस्पायरेशन ऑकर होता है. चलो अब हमने इंस्पायरेशन पढ़ लिया. अब देखेंगे एक्सपायरेशन क्या होता है. एक्सपायरेशन मीन्स इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. अब प्रेशर वहां पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड गैसेज जाएंगे. अब देखो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रागम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिटर्न्स द डायफ्रागम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरैसिक वॉल्यूम. अब देखो वहां पे डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट हो गया था तो वॉल्यूम कम हो गया था. अब देखो यहाँ पे सब रिलैक्स हो रहा है, डायफ्रागम रिलैक्स हो रहा है, इंटरनल कोस्टल मसल रिलैक्स हो रहे हैं, इसलिए अब एक्सपायरेशन ऑकर होगा. दैट लीड्स टू इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अब इंक्रीज करेगा, पहले से भी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब गैसेज अब इनसाइड टू आउटसाइड फ्लो करेंगे. ओके. ये देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए. ऑन एन एवरेज अ हेल्दी वुमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स. ये पहले भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है. एवरेज ह्यूमन कितना ब्रीथ करता है पर मिनट, 12 to 16 मिनट, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. ओके. नाउ द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट बाय यूजिंग स्पायरोमीटर. अब हम जो एयर ब्रीदिंग करते वो अब हम कैसे मेजर करेंगे, स्पायरोमीटर. ध्यान में रखिए स्पायरोमीटर में रेसिडुअल वॉल्यूम का मेजरमेंट नहीं होता है, ये पूछा जा चुका है पहले भी. स्पायरोमीटर में रेसिडुअल वॉल्यूम का मेजरमेंट नहीं होता है और इसका यूज कहाँ किया जाता है, स्पायरोमीटर का क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन. ब्रीदिंग का जो रेट है उसको मेजर करने के लिए, वॉल्यूम मेजर करने के लिए स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है. अब देखेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज. टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम मतलब 500 ml होता है. आप सिर्फ इसके नंबर से याद रखिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. टाइडल वॉल्यूम मीन्स 500 ml, मतलब पर मिनट कितना होगा, 6000 to 8000. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसे हम IRV भी कहते हैं, 2500 to 3000. ओके. अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसे हम ARV कहते हैं, ये कितना होता है, 1000 to 1100. और रेसिडुअल वॉल्यूम ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज किया जाता है. और अभी मैंने बताया स्पायरोमीटर में रेसिडुअल वॉल्यूम का मेजरमेंट नहीं होता है. ये बहुत जरूरी है रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि इसके वजह से अपने लंग्स कोलैप्स नहीं होते, क्योंकि उसमें कुछ एयर प्रेजेंट रहता है और उसी एयर को हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. ओके. अब देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, टीवी प्लस IRV. अभी हमने देखा टीवी कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml. ओके. और IRV 2500 to 3000. अब इसका जब हम एडिशन करेंगे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा, टीवी प्लस ERV. ओके. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अब क्या होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, हाँ. ओके. और रेसिडुअल वॉल्यूम ये होगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी मस ERV टीवी प्लस IRV.
ये सब आप याद रखिए, आपके इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आराम से, प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल लंग्स कैपेसिटी में क्या क्या आता, अब इसमें जो ऊपर के जो 8 जो पॉइंट है सब इसमें इंक्लूड होंगे, जैसे रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये सब आ जाएंगे। अब देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अल्वियोला आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने देखा था पिछले लेक्चर में अल्वियोला क्या है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था अल्वियोला क्या है, मेन रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट है। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये भी हमने देखा था डिफ्यूजन के थ्रू होगा। O2 एंड CO2 मेनली डिफ्यूज बाय सिंपल डिफ्यूजन, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में भी मैं ये भी बता दिया क्या होता है, प्रेशर डेवलप्ड होता है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले पूछा जा चुका है नीट में। प्रेशर की वजह से होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, फिर सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी जैसे CO2 की सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजन से 20 to 25% ज्यादा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की 200 to 300 टाइम्स ज्यादा होती है। और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन कितनी थिक है उसके ऊपर भी होता है। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। अब देखिए ये मैंने बता दिया, O2 का एटमॉस्फेयर एयर में कितना होता है 159, अल्वियोला में 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, ऑक्सीजनेटेड में 95, टिश्यू में 40। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी पूछे जा चुके, इसलिए आप इसमें फोकस कीजिए। ओके, बाय फ्रेंड्स, और रिवाइज कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।